चरण सिंह सापरा जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि यह मामला कांग्रेस की तरफ से ही उठा, राहुल गांधी की तरफ से गड़बड़ी की बात की गई। अब ये गड़बड़ी की जाएगी या होगी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए श्वेता जी, एक बात तो क्लियर है कि ये जो 2024 का जो वर्डिक्ट आया है, जो निर्णय आया है, इसके अंदर खुलेआम नजर आ रहा है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को ठुकराया है। इनकी जो नफरत की राजनीति थी या विभाजनकारी राजनीति थी, उसको भी ठुकराया है। और अगर आप आंकड़े देखते हैं तो 2019 के मुकाबले में इनके तकरीबन आंकड़े 63 कम आए हैं। और मेरे ख्याल से अगर इनका जो टारगेट था 370 का, उसको देखें तो 130 सीटें इनकी कम आई है। ये सरकार जो है, ये बैसाखी वाली सरकार है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर टिकी है। जो प्रधानमंत्री मुजरा करवाने की बात कर रहे थे, उस प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, कुमारस्वामी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के सामने मुजरा करना पड़ा है। ये तो वस्तुस्थिति है। और आने वाले समय के अंदर जब आप देख भी रहे हैं कि एक स्पीकर का निर्णय ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर तो और बड़े निर्णय हैं। वहां पर आंध्रा के अंदर टीडीपी ने वादा किया हुआ है जनता को, मुसलमानों के आरक्षण का वादा किया हुआ है, विशेष राज्य के दर्जे का वादा किया हुआ है, बिहार के अंदर विशेष राज्य का दर्जा उनको चाहिए, या फिर अनेक सारे मुद्दे जहां पर इन सारे दलों की आपस में विचारधारा जो है वो मेल नहीं खाती है। चाहे वो यूसीसी का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला हो। बीजेपी को जातिगत जनगणना से थोड़ा परहेज है और वहां पर नीतीश कुमार करा चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू भी जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। तो इन तमाम सारे विषयों को देखते हुए निश्चित रूप से यह लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हो सकता है, इन्हीं के अंदर विवाद हो सकता है। और विवाद तो अभी से शुरू हो गया ना, आप तो देख ही रहे हैं, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस ने अजीत पवार को बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया। अजीत पवार के नेता छगन भुजबल ने कह दिया कि 400 पार की वजह से हम हारे हैं। उसी तरह से खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का था, उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस पूरे एनडीए गठबंधन को नुकसान हुआ है। तो ये जो ठीकरा फोड़ने की राजनीति है या बलि का बकरा बनाने की राजनीति पहले दिन से चल रही है। जिस तरह से आरएसएस ने भी भारतीय जनता पार्टी की खामियां निकाली हैं, कमजोरियां निकाली हैं और शरेआम कहा है उन्होंने, तो इससे दिखता है कि अंदर ही अंदर बहुत ही पशुपेश चल रहा है। और इस पशुपेश को चलते चलते जहां पर नंबर्स कम है, निश्चित रूप से हो सकता है कि यह सरकार गिर सकती है और कुछ लोग इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने यह चुनाव जो है वो मुद्दों पर लड़ा है। हमने चुनाव किसी एक चेहरे पर नहीं लड़ा। ये चुनाव 2024 का मोदी वर्सेस मुद्दा था। एक तरफ मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ मुद्दे थे। मुद्दे क्या थे? महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, आर्थिक विषमता का मुद्दा, किसानों की समस्या का मुद्दा, महिला उत्पीड़न का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा था, अग्निवीर मुद्दा था, जातिगत जनगणना थी, हमारे संविधान की रक्षा करना, या फिर आरक्षण को संरक्षण देना। ये तमाम सारे मुद्दे थे। तो सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि उनको उनकी तरफ से कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप लोगों के भीतर ही भीतर वो खटपट शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बातें कही जा रही हैं कि सरकार नहीं चल पाएगी। देखिए श्वेता जी, सर्वप्रथम तो मैं सारे देश को बधाई देना चाहूंगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा में विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की है। ये वही विश्वविद्यालय है जो विश्व में भारत के ज्ञान का केंद्र था और संभवतः भारत का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, और जिसको किस प्रकार से बर्बर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था, जलाया था, जिसका कि उल्लेख बाबा साहब अंबेडकर ने भी किया हुआ है। उसकी पुनर्स्थापना की बधाई। और चरण सिंह सापरा जी को मैं बधाई देना चाहूंगा, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। 54 साल के हो गए वो युवा नेता, 55वें में प्रवेश किए हैं। तो मुझे लगता है अब बचपने की बातें कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ताओं को इस विषय पे कहने से बचना चाहिए। ये हमारे बारे में कह रहे हैं, महोदय आपका तो गड़बड़ झाला सामने आ गया। आम आदमी पार्टी ने आज कितने दिन हुए? 15 दिन हुए। यानी एक हिंदी में कहावत होती है, जुम्मे जुम्मे 4 दिन, तो 4 नहीं 2 जुम्मे गुजरे हैं
और क्या स्थिति आई, आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया और अब बाकायदा कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में। फिर भी इंडी गठबंधन की संख्या में पंजाब की सारी सीटें जोड़ी हुई हैं, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ी। महोदय, गड़बड़ झाला तो यह है, यह तो अपनी आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है। अब एक और बात आई है, अभी राहुल गांधी जी ने वायनाड से जब लड़ने की बात कही तो कम्युनिस्ट पार्टी की नेता एनी राजा का ऑफिशियल बयान आया है कि मुस्लिम लीग से तो बात की, मुस्लिम लीग ने कहा भी कि हाँ मुझसे बात किया उन्होंने लड़ने के लिए, मगर कम्युनिस्ट पार्टी से बात नहीं की। अब तो यह बात बहुत साफ है, अगर राहुल गांधी के पास 2 सीटें आ गई थी तो ये कह सकते थे 1 सीट में अपने इंडी गठबंधन सहयोगी को देता हूं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने आरोप भी लगाया था कि आप बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हमारे मगर अब देखिए ये अपने इंडी गठबंधन के खिलाफ ही लड़ेंगे और सीट परिवार को देंगे। सापरा साहब, ये बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है जो सामने दिखाई पड़ रहा है। इसी चक्कर में तो मैंने कहा ना कि आप लोग जिस तरीके से चीजों को देखने का प्रयास करते हैं वो हकीकत में आप उस चीज को देख ही नहीं पाते हैं कि क्या परिस्थिति आ गई है। इसलिए मैं सिर्फ एक बात और कह दूं, और एक और बात समझिए, अभी गड़बड़ झाला बहुत सारा आने वाला है। राहुल गांधी जी ने रायबरेली को रखने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि 3,90,000 से जीते रायबरेली से और अखिलेश यादव जी जीते 1,72,000 से। इसका मतलब कांग्रेस का तो कोई वोट सपा को मिला नहीं, सपा का पूरा वोट कांग्रेस को मिल गया। अब पता नहीं सपा इस पे क्या सोचेगी, इसलिए वो गारंटी वायनाड में ही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग पे भरोसा था, समाजवादी पार्टी पे भरोसा नहीं था। इसलिए जो आप हमसे कह रहे हैं, हमारा तो बहुत स्पष्ट, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। सारे गठबंधन सहयोगी यथावत बात कर रहे हैं, और जिन 2 गठबंधन सहयोगी की आप बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी 1995 से आज 2024 में बैठे, 29 साल में 26 साल हमारे साथ रहे, 1.5 साल के 2 स्पैन छोड़कर। अब आइए चंद्रबाबू नायडू जी, एनडीए की 3 सरकारें रही, मोदी जी की 2 और अटल जी की 1, इनमें से 2 सरकारों में हमारे सहयोगी रहे हैं और पिछली सरकार में उनके सांसद ही उतरे नहीं थे। तो दोनों के साथ हमारा बहुत व्यवस्थित और समन्वय के साथ चल रहा है। और आश्वस्त रहिए, मोदी जी ने भिन्न भिन्न चुनौतियों में बहुत कुशलता के साथ करके दिखाया, इसमें भी दिखाएंगे। तो जो कुछ आप कह रहे हैं वो जिसे कहते हैं ना साजे की हंडिया चौराहे फूटती है, तो वो फूटती हुई आपकी दिखाई पड़ रही है। और आज ही बताइए, कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता हरियाणा में जबकि आप 5 सीटें जीत के आए, उसके बावजूद किरण चौधरी जी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो बजाय दूसरों को दोष देने के खुद अपने देखने की जरूरत है। और एक और बात कह दूं, अभी आपने ये बात कही जातिगत जनगणना की बात, तो अब तो चुनाव समाप्त हो गए ना, करवाइए जातिगत जनगणना, काहे नहीं सर्वे। जब आप कहते हैं बिहार का क्रेडिट तो आप लेते हैं, जब राहुल जी कहते हैं देखो भैया मैंने कहा कि आपको करवाना तो पड़ेगा, जबकि वो सर्वे था, जातिगत जनगणना नहीं थी, तो सर्वे करवाइए ना हिमाचल में, कौन रोक रहा? पंजाब में करवाइए, बंगाल में करवाइए, तेलंगाना में करवाइए। अपनी बात को आप जल्दी से रखें ताकि हम बाकी सबको भी जोड़ सकें। जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अभी। देखिए श्वेता जी, मैं इनकी सारी बातों का मैं एक लाइन में उत्तर देना चाहूंगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का और उनके प्रवक्ताओं का अहंकार नहीं गया है, जबकि खुलेआम उन्होंने देख लिया है, सारे देश की जनता ने दिखाया है कि इनके बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो हैं, या परमात्मा के दूत जो हैं, या अविनाशी जो हैं, उनके जो नेता लोग हैं वो खुद ही हार गए, अयोध्या में हार गए, चित्रकूट में हार गए, नासिक में हार गए। यानी भगवान राम की तीनों भूमि पर इनके प्रतिनिधि हार गए हैं। फिर भी देखिए इनका अहंकार कहां पर चरम पर पहुंचा हुआ है। और जिस नीतीश कुमार की ये बात कर रहे हैं या चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं, वो इन्हीं के साथ तो थे, फिर छोड़ के क्यों गए? भाई ये भी तो सच है ना कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ही कहा था कि हमारे की जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां एक दिन खत्म हो जाएंगी। यानी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था। और इसी नीतीश कुमार के जब तब अध्यक्ष थे ललन सिंह, आज मंत्री हैं केंद्र के, वो ललन सिंह ने सरेआम कहा था कि अमित शाह हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम एनडीए से अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी विस्तार से आपका आगे काउंटर हम लेंगे, लेकिन एक बार हम एक बार सारे पैनल को एक बार जोड़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये जो सीधी बात आप कह रहे हैं वो जेडीयू से जुड़ जाती है। और अभिषेक जी हमारे साथ इस समय जेडीयू प्रवक्ता के तौर पर यहां पर हैं। अभिषेक जी समझाइए, जो जिसके साथ सबसे लंबे समय तक रहे वो दावा सुधांशु जी कर रहे हैं, चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि आखिर तो छोड़कर गए थे आपको, लल्लन सिंह के दिए हुए बयान, नीतीश कुमार के दिए हुए बयान, ये आज अगर दिए जाते हैं और उसके आधार पर यह कहा जाता है कि यह गठबंधन चलेगा ही नहीं, सरकार ही नहीं चलेगी, तो क्या कहेंगे?
ये देवा स्वप्न देखने की आदत हो गई है राहुल जी को, इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को। अगर हिस्ट्री में जाए, बहुत सारे मामले हैं। लालू यादव जी किस पार्टी के खिलाफ लड़कर सत्ता में आए, किस पार्टी का समर्थन लिया 1990 में, सबको मालूम है। भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई, हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे, और कांग्रेस की सरकार जब थी तब उन पर कितने संगीन आरोप लग रहे थे, किस तरह से सलाखों के पीछे जाना पड़ा, यह भी सबके सामने है। जब कांग्रेस पार्टी से गलबहियां कर सकते हैं, अपनी विचारधारा के खिलाफ जा सकते हैं, इन्हें यह सब बोलने का कोई अधिकार नहीं। ये बात सत्य है कि बहुत लंबे समय तक भाजपा के साथ हमारा गठबंधन रहा है, एक स्वाभाविक गठबंधन रहा है जिसको बिहार की जनता ने, देश की जनता ने हमेशा पसंद किया है। और आपने देखा है कि जब भी हमने साथ चुनाव लड़ा है, जनता का मैंडेट हमको मिला ही मिला है। अब राहुल जी ये बातें क्यों कर रहे हैं श्वेता जी, समझने की जरूरत है। राहुल जी या उनकी पार्टी के लोग पहले कह रहे थे कि सरकार उनकी बनेगी, फिर देखा कि बहुमत नहीं मिला, उसके बाद कहने लगे कि अब तो नीतीश जी, नायडू जी का समर्थन नहीं मिल पाएगा, अलग हो जाएंगे, समर्थन भी मिल गया। उसके बाद कह रहे थे कि मंत्रिमंडल बंटवारे में बड़ी दिक्कत होगी, समस्या होगी, वह भी हो गया। अब स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं, साथ साथ कह रहे हैं कि विपक्ष पे हम हैं लेकिन दल हमारे संपर्क में है। ये सिर्फ इसलिए कहते हैं राहुल जी ताकि अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखें, क्योंकि आपने देखा है एक लंबी फहरिस्त रही है। चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोग निकल कर इस तरफ आए हैं, और अब भी मैं दावे के साथ कहता हूं, न सिर्फ बिहार में अपितु पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हो, महागठबंधन के बहुत सारे नेता कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं, जो आने को व्याकुल हैं। इस बात का फीडबैक राहुल जी के पास भी बखूबी है और वो चिंतित हैं इस बात को लेकर। इसलिए सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि हाँ भाई हमारी सरकार बनने वाली है। दिवा स्वप्न देखिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप खुशफहमी में रह सकते हैं, लेकिन आपकी गलतफहमी को हम दूर कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज भी एनडीए को देश की जनता ने अपना पूर्ण मैंडेट दिया है, एक मजबूत सशक्त सरकार बनेगी, बनी है, माफ कीजिएगा, और आने वाले समय में एक स्पीकर भी चुनकर एनडीए के आएंगे और बहुत बखूबी ये सरकार चलेगी, क्योंकि हमारी सरकार का जो एजेंडा है श्वेता जी, वो विकास है। हमारी सरकार का एजेंडा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटकर राजनीति करना यह कतई नहीं है, और ये बातें हमने शुरू से कही है। कुछ प्रदेशों में सीटें कम आई हैं, इसका विश्लेषण हो रहा है, लेकिन ये लोग तो इस तरह से खुश हैं। सोचिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, अभी तक 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। राहुल जी का नेतृत्व तो इतना सशक्त है कि अपनी पार्टी को 99 तक लाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन दावे कर रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। असल में मसला यह है, कुछ सीटें बढ़ गई हैं, विपक्ष के नेता की कुर्सी हासिल हो गई है, इसलिए उत्साहित हैं। मैं तो वही कहूंगा कि देश की जनता ने ठाना है राहुल जी को नेता विपक्ष ही बनाना है, और नेता विपक्ष चूंकि राहुल जी बन रहा है, आज उनका जन्मदिन है, पूरी शुभकामनाएं उनको देते हैं। उस पद को वो आगे सुशोभित करें, इस बात की हमारी इच्छा है। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, इस बात की हमारी अपेक्षा है। आरजेडी की तरफ से तो पहले ही दिन ये दावा कर दिया गया था, चाहे मीसा भारती हो, चाहे फिर तेजस्वी यादव हो, सबकी तरफ से कहा गया, और अचानक थोड़ा सा नीतीश जी को लेकर सॉफ्ट भी नजर आने लगे। तो उम्मीदें तो आरजेडी की तरफ से भी बहुत बढ़ाई गई थी कि हो सकता है कुछ ऐसा हो कि सहयोगी टूटकर आए। आप लोग अभी भी आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर, या अभिषेक झा जो कह रहे हैं कि महागठबंधन के कुछ पार्टनर्स उनके संपर्क में हैं, कार्यकर्ता, नेता सब? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब देना चाहूंगी। क्रेडिट लेने के इतने माहिर हो गए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का क्रेडिट ले डाले, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इसकी 2006 में की थी अब्दुल कलाम जी ने। उन्होंने इस पर विचार रखा था, और 2010 में प्रॉपर संसद में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ था, और फिर मनमोहन सिंह की सरकार में प्रॉपर उसको बजट मिला हुआ था। तो ये आप मत भूलिए, क्रेडिट लेना आपको लीजिए, लेकिन आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि जिस एरोगेंस में, जिस एटीट्यूड के साथ आप लोग पिछले 2 बार 2014 और 2019 में सरकार चला रहे थे, उसी को तोड़ने के लिए जनता ने ये जनादेश दिया है कि थोड़ा सा एरोगेंस आपका टूटे और रेस्पॉन्सिबल सरकार इस देश में बने। रेस्पॉन्सिबल सरकार बनाने के लिए जनता ने जो जनादेश दिया है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। रेल दुर्घटना हो गया, कहां पर, अरे जो सेफ्टी कवच की बात करते थे, लाइए ना, दिखाइए और सेफ्टी कवच कहां से काम किया। लेकिन सबसे शर्मनाक बयान, और थेथरई मैं कहूंगी इसको एक आम भाषा में, कि शिक्षा मंत्री इस देश के किए कि नीट का पेपर लीक हो गया। 24 लाख बच्चों के जीवन का सवाल है, उनके पेरेंट के जीवन का सवाल है, जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और बहुत ही बेशर्मी और थेथरई से आकर शिक्षा मंत्री जी कहकर चले जाते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और सेम टाइम यहाँ पर तो अभिषेक जी बैठे हुए, सेम टाइम पटना में 13 लोग गिरफ्तार कर लिए गए कि पेपर लीक वहां पर पाया गया। उन्होंने बाकायदा बताया कि पेपर कैसे लीक हुआ, क्या लीक हुआ। लेकिन एक और बहुत
क्योंकि उसमें एक यादव पाया गया। तो यादव पाया गया तो उन्होंने ऐसे ऐसे लिंक ढूंढकर वो सीधे तेजस्वी यादव तक पहुंच गए। मैं तो शुक्र मना रही हूँ कि ये भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंचे, क्योंकि वो भी हमारे हम उनके ही वंशज हैं। और ऐसे ही एक उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक यादव पाया गया तो समाजवादी पार्टी से लिंक कर दिए गए। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेते, कहां से कौन सी जाति कौन सा धर्म मिल जाए कि हम कौन से पार्टी से जोड़ दें, तो ये इनका है। लेकिन जहां तक मेरा ये अनुमान है और खुद जानते हैं कि यही नीतीश जी ही मांगे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं 10 साल से। और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर नहीं देंगे तो 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव भी है और जनता वहां पर देखेगी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अररिया में पुल गिरा, करप्शन से लिप्त, करप्शन ध्वस्त हो गया पानी में, लेकिन ये लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे हुआ क्या हुआ। यहाँ से नितिन गडकरी जी बैठकर उनके ऑफिस से एक ट्वीट आता है कि हम उस पर इन्वॉल्व नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, स्टेट का देख ली। ऐसा लगता है जैसे स्टेट में आरजेडी की सरकार हो, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सरकार में है आप लोग, अगर नहीं लेंगे तो। और प्री पोल अलायंस की बात करते हैं अभिषेक जी आपको याद है 2015 में आप हमारे साथ लड़े थे लेकिन छोड़कर चले गए, 2020 में आप उनके साथ लड़े लेकिन छोड़कर आप चले आए। तो प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, कौन सा अलायंस आपके लिए कुछ मैटर करता है या नहीं करता? अगले दिन सुबह चलिए, चुनाव से पहले अलायंस हो या बाद में अलायंस हो उसका फर्क नहीं पड़ता, ये कह रही है।